एक पार्टी होती है अखिलेश जी, उसकी एक विचारधारा होती है, और आरक्षण के मुद्दे पर, जात पात के मुद्दे पर एक विचारधारा थी कांग्रेस पार्टी की। क्षेत्रीय दलों ने जाति और जाति के आधार पर अपनी पॉलिटिक्स आगे बढ़ाई, जिसकी वजह से उनका उदय हुआ। लेकिन अपने मतलब जिसको कहते हैं कि नीचे घटने से कांग्रेस इतनी परेशान हो गई कि अब कास्ट के एजेंडे पर चलने लगी। इसका जवाब तो बनता है। सुनिए, इन्होंने राहुल जी के ऊपर एक अपनी फूहड़ सी दोहा सुनाया। अरे भैया, तुम्हारे प्रधानमंत्री खड़े होकर के सुरक्षा मांगते हैं, राहुल जी से बचा लो। पार्लियामेंट में एक राहुल गांधी बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। गृह मंत्री कहते हैं मिलॉर्ड, जो अपने आप को भूपत बनते थे, मेरी रक्षा करिए। 9 कैबिनेट मिनिस्टर खड़े होते हैं, वो हैं राहुल गांधी। कह लो भले यहां अपनी जुबान से हल्का फुल्का जो भी बना लो, लेकिन यथार्थ यही है कि जब वो बोलते हैं तो पूरी कैबिनेट खड़े होकर के बिलबिलाती है, सुरक्षा मांगती है। सुनिए, 1 मिनट सुनिए। दूसरी बात, हम तो अभी भी जातवादी नहीं हैं, इंदिरा जी से लगा अभी भी, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए, जो सबको बराबरी का अधिकार आना चाहिए, वो समाज में अगर गैर बराबरी कहीं भी रहेगी, शरीर के किसी भी अंग में यदि कमजोरी होगी तो पूरे शरीर को दर्द होता है। शरीर के किसी भी अंग, वही समाज है, समाज की भी वही व्यवस्था है। समाज के किसी भी अंग में बैठे व्यक्ति को अगर हम सरकार के सुविधाओं का या समाज के बराबरी का लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे तो हमें पूरे देश को, राष्ट्र को या समाज को तकलीफ होगी। इसलिए ये बात हो रही है। ये जातिवाद फैलाने या जातिवाद के लिए नहीं, ये काम तो आपके जिम्मे है। ये काम आपके जिम्मे हो, बखूबी आप लोग करते भी हैं। जाति और धर्म यही करते ही हैं, दूसरा कोई एजेंडा तो आप लोगों के पास कभी रहा ही नहीं है। मैं तो बहुत पहले से ही बोलता हूं। तो ये आंकड़ों से ही अपर कास्ट में भी लोग गरीब हैं, उनकी भी तो गरीबी का व्यवस्था, जैसे वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया गया है, उनको भी किस तरह से जो पीछे हैं एक चीज सामने आएगी कि कितने % कितने और गरीब हैं, क्या उनके लिए भी किया जा सकता है। तो जब एक सारी चीजें होंगी, अखिलेश जी बस यही समझना चाह रहे हैं आपको। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि मान लीजिए डेटा आ गया, मान लीजिए सर्वे में डेटा आ गया कि ओबीसी, जैसा कि बिहार के सर्वे का एग्जाम्पल लेते हैं, बिहार का डेटा दिखा दीजिए। सर्वे में आया कि जो ओबीसी है, माफ कीजिएगा, हाँ ओबीसी, वो आया 27% बिहार की आबादी में। सवर्ण आए 15.5%। ये देखिए आरक्षण वहां उन्होंने बढ़ाया उसी हिसाब से। ईबीसी 21, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड हम कह रहे हैं, 21% की जगह वो 36% आए। जो शेड्यूल कास्ट है वो 16 की जगह 20% आए। अब वहां पर आपने आरक्षण बढ़ाया और सीधा उसको पहुंचा दिया 50+10 जो था 50 पहले से, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंदिरा साहनी केस में 50% से ऊपर नहीं जा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसको आधार बनाकर अब हाईकोर्ट ने फिर फैसला दिया। अब 50+10 फॉर इकोनॉमिकली वीकर, यानी जो आर्थिक रूप से पीछे, उनका पहले से था 60%, उनको बढ़ा के आपने 75% किया। हाईकोर्ट ने रोक लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब अगली सुनवाई उसकी सितंबर में होने वाली है। आप लोग करेंगे क्या? स्कीम में मान लीजिए आपको पता चलता है कि इतने सारे इस जाति के लोग हैं, तो क्या कीजिएगा? किसी को 1 किलो चावल दीजिएगा, किसी को 1 किलो नहीं देंगे, हम इसकी जगह 10 किलो देंगे, किसी को आधा किलो देंगे। मतलब हमें बताइए तो कि कास्ट पता चल जाने के बाद होगा क्या? क्योंकि 50% से ऊपर आरक्षण की बात स्वीकार ही नहीं कर रहा है कोर्ट। ऐसे में आप क्या करेंगे? मेरे एकदम पॉइंटेड सवाल का जवाब दीजिए। हाँ अंजना जी, बिहार के क्रेडिट लेने की बात सुधांशु जी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को जो स्टैंड लेना चाहिए उस सर्वे पे वो नहीं लेती है। दूसरी बात, ये जो कुछ भी आंकड़े आएंगे सिर्फ आरक्षण का बात तो है ही, हमें सरकारी योजनाओं के या उनके उन्नयन के लिए जो पीछे रह गए हैं, आर्थिक भी तो उसमें होता है ना, जो पीछे रह गए उनके लिए भी योजना बनाने में आसानी होगी। अब आई बात आरक्षण की, तो ये तो पार्लियामेंट तय करेगा, सबके साथ बैठ के ना बात होगी ना
एक निर्णायक जरूरत पे पहुंचा जाएगा, रास्ता निकलेगा। पहले तो सबसे पहले आंकड़े तो आएंगे, जब आंकड़े आएंगे तभी लोग उसमें और गंभीरता से यकीन करेंगे कि भाई ये एक आईना आया है, ये एक आंकड़े आए हैं, हम आजादी के इतने समय बाद ये योजनाएं चलाए, ये लाभ दिए। आज भारत सरकार में 30 लाख से अधिक पद रिक्त है, नौकरी क्यों नहीं देते? सिर्फ इसीलिए ना कि आरक्षण मिल जाएगा। दलित पिछड़ों के साथ साथ आप अपर कास्ट का भी, गरीब अपर कास्ट का भी आरक्षण का अधिकार छीन रहे हैं, आप क्यों नहीं देते हैं? ठीक है, आपकी सुधांशु जी, एक छोटा सा जवाब, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। सुधांशु जी, दरअसल ये बटेंगे तो कटेंगे वाला मुद्दा नहीं है, बटेंगे तो घटेंगे वाली चिंता है। सुधांशु जी, मैं आपको बताती हूं, क्योंकि अगर आप 2019 के मुकाबले 2024 के चुनाव को देखें तो जो वोट परसेंटेज आपका गिरा है वो यादवों में 9% गिरा है, कोयरी कुर्मी में 19% गिरा है, अन्य ओबीसी में 15% आप फिसले हैं, जाटव में 17 आप पहले थे 2019 में, और 2024 में आकर आप देखिए तो यहां पर आपको 7% का एक फायदा हुआ है जाटव वोट में सिर्फ, अन्य एससी में आपको 20% का नुकसान हुआ है। तो बटेंगे तो कटेंगे नहीं, बटेंगे तो बीजेपी घटेगी, ये चिंता है इस नारे के पीछे। देखिए, बीजेपी के लिए सामाजिक न्याय का विषय ईमानदारी से सबको समान वितरण का है। हमने पिछले 30-35 सालों में, एक और बात कह दूं, बिहार में इस समय 80% से अधिक विधायक SC ST OBC के हैं 30-35 सालों से, और मुख्यमंत्री का पद भी रहा है। और उसके बावजूद अगर ये कह रहे हो 15 साल लालू प्रसाद यादव 90 से 2005 निर्बाध रहे हैं और उसके बाद आज ये बात कह रहे हैं, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। परंतु हम जो कहना चाह रहे हैं, हमारे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश मिला के 11 CM और डिप्टी CM रहे पिछले 34 सालों में, जिसमें सिर्फ बाबूलाल गौड़ और मोहन यादव जी दोनों यादव हैं, और कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी दोनों लोध थे, बाकी 9 अलग अलग जातियों के हैं, और प्रधानमंत्री जी को जोड़ लें तो अलग, जो कि देश का हमने पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तिशाली दिया। इनके यहां देख लीजिए, प्रथम परिवार के अलावा यूपी और बिहार में देखिए क्या था उनका सामाजिक न्याय। लालू यादव जी का मैं, फिर मेरा साला, फिर मेरी बीबी, मेरे बेटा, दूसरा बेटा, मेरी बेटी, दूसरी बेटी, समाप्त। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी, मैं, मेरा भाई, मेरा दूसरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरी बहू, फिनिश्ड। ये था आपका सामाजिक न्याय। इसलिए वास्तविकता में समस्या क्या है कि हम ईमानदारी से कर रहे हैं। और फिर मैं पुनः कह रहा हूं, अभी जो भारत सरकार ने 2011 का डाटा मांगा था, एक लाइन में कह दूं तो कर्नाटक और केरल ने अभी तक दिया नहीं है जातियों के बारे में वेरीफाई करके, क्योंकि स्टेट को वेरीफाई करना होता है कि ये जातियां जो सर्वेक्षण में आई हैं वो है कि नहीं। और मैं दर्शकों से कहता हूं, चेक करिए, 2011 में जनगणना हुई थी, उस समय भारत सरकार में 140 से ऊपर सेक्रेटरी थे। कितने SC ST OBC थे? SC 0, ST 2। ये बताइए, आज अभी मिस्टर सोमनाथन बने कैबिनेट सेक्रेटरी, ये 1987 बैच के हैं, जब कांग्रेस के नहीं राहुल गांधी जी के पिताजी की सरकार थी। कितने SC ST OBC थे 87 बैच में? मेरे भाई बता के जाना, उसके बाद आके गाना सुनाना। और जो बहुत तस्वीरें दिखाते हैं, मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा जरा इस तस्वीर पे फोकस करिए। वो हर कहते हैं ना, हर तस्वीर में जाति ढूंढनी है। ये उत्तर प्रदेश में गए हुए हैं, प्रयागराज में, और ये यूपी कांग्रेस का ट्वीट है, कोई हम मीडिया में लाई हुई किसी ऐसी सामान्य चीज के बारे में नहीं कह रहे। और इसको पढ़िए तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको मैं आपको पढ़े देता हूं। इसमें लिखा हुआ है, संविधान सम्मान समारोह को संबोधित करने प्रयागराज पहुंचे जननायक श्री राहुल गांधी जी, श्री अविनाश पांडे जी प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश, श्री अजय राय जी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, श्री प्रमोद तिवारी जी उपनेता राज्यसभा, श्रीमती आराधना मिश्रा जी CLP लीडर, और श्री राजेश तिवारी जी राष्ट्रीय सचिव ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। 4 ब्राह्मण और 1 भूमिहार ने मिलकर एक दत्तात्रेय गोत्र के कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाले कौल ब्राह्मण का स्वागत किया। भाई इस फोटो में जाति नहीं पूछेंगे, बाकी मिस इंडिया में भी कहेंगे जात पूछो तो ठोको ताली, जज की जात पूछो तो ठोको ताली, पत्रकार की जात पूछो तो ठोको ताली, और मेरी जात पूछ दी जाए तो लग जाए गाली। तो मुझे पुराना गाना याद आता है इस पे, अंजना जी, कि गाली हुजूर की तो लगती दुआओं जैसी, हम दुआ भी दे तो लगे हैं गाली, आपका क्या होगा जनाबे आली। ठीक है, सुनील सिंह साजन साहब जवाब दीजिए। अखिलेश जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, तीनों से मैं एक रिएक्शन ले लूं, अभी खाता भी नहीं खुला है साजन साहब का। देखिए, जैसे इस डिबेट में इन दोनों ने पूरी बहस छीनने की कोशिश की आपसे साजन साहब, ऐसा तो नहीं कि कास्ट सेंसस का मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी छीन रही है। वो कह रहे हैं कि अब यह खबरों में यही चल रहा है कि अखिलेश यादव जी ने भी कास्ट सेंसस की मांग की। जी,
अंजना जी, मैं आज आपके कार्यक्रम में आपको, सभी पैनलिस्टों को और आपके कार्यक्रम के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की बधाई देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं कि जो सुदबुद्धि कांग्रेस को मिल गई जाति जनगणना को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, वही सुदबुद्धि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को भी मिल जाए, क्योंकि ये देश की 90% आबादी का मामला है। जाति जनगणना तो होगी, जरूर होगी, और ये हमारा पुराना नारा है। संत सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पांवे 100 में 60। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता कब से कह रहे हैं कि जाति जनगणना, अभी मैं सुधांशु जी को सुना तो उन्होंने कहा कि हम सामाजिक न्याय पर काम कर रहे हैं। अंजना जी, जब तक इस देश में जाति जनगणना नहीं हो जाती, सामाजिक न्याय की बात करना एक धोखा है। जब तक आप नहीं जान जाते कि कौन आर्थिक रूप से पिछड़ा है, कौन सामाजिक रूप से पिछड़ा है, कौन शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, कौन धार्मिक रूप से पिछड़ा है, आप कैसे योजना बनाएंगे? और आप जो सुधांशु जी से पूछ रही थी या अखिलेश जी से जो आप पूछ रही थी कि आप गिनने के बाद करेंगे क्या, यही तो असली लड़ाई है। जब गिनती हो जाएगी तो जो आपने पुराना नारा कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वही नौकरी में, वही सरकारी योजनाओं में, तभी पूरा देश तरक्की के रास्ते पर जाएगा। जो लोग भी, अंजना जी, इस देश में कम लोग हैं, जाति जनगणना के नाम पर जिनके पेट में मरोड़ होती है, वो कौन लोग हैं? आखिर जाति गिन जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? इसमें सब लोग राजनीतिक लोग हैं, सब लोग चुनाव लड़ते हैं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जनगणना करा लेते हैं, जानते हैं कि ब्राह्मण कितना है, यादव कितना है, दलित कितना है, क्षत्रिय कितना है। तो गिनने के बाद क्या बट जाता है क्या? योगी जी कह रहे हैं जो बटेगा वो कटेगा। आप बटने के नाम पर तो हिंदू मान रहे हैं। वही हाई कोर्ट इलाहाबाद ने आपको सरकार लगाई और कहा कि आपको 27% आरक्षण देना चाहिए था ओबीसी को, आप 3 पॉइंट्स को पारित कर दे रहे हैं। उसके बावजूद वो पिछड़े भाई बहन आपको, जिनको सरकारी नौकरी देनी है, वो आपको हिंदू नहीं दिख रहे हैं। जिनके यहाँ बुलडोजर चल रहा है गरीबों के यहाँ, वो आपको हिंदू नहीं दिख रहे हैं। केवल अपनी राजनीति बचाए रखने। अंजना जी, हम आपको धन्यवाद देंगे, आपने सही लाइन पकड़ी है कि बटेंगे तो बीजेपी घटेगी। ये घट रहे हैं। हम इनसे केवल ये जानना चाहते हैं, भाई आपको जाति जनगणना कराने में दिक्कत क्या है? आप कांग्रेस को गिरा गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कि इंदिरा जी खिलाफ थी, नेहरू जी खिलाफ थे, तो कांग्रेस कमजोर हुई ना। आज अगर मोदी जी खिलाफ है, आरएसएस खिलाफ है, बीजेपी खिलाफ है, देखिए पीडीए के सामने बीजेपी को एक ना एक दिन घुटने टेकने पड़ेंगे और पूरे देश में जाति जनगणना करानी पड़ेगी। ठीक है, अनुपम मिश्र जी, आपके पास आते हुए, गठबंधन के सभी साथी और चिराग पासवान तो बहुत वोकल होकर बोल रहे हैं। सुधांशु जी, थोड़ा सा रुक जाइए। आप लोग भी चाहते हैं कास्ट सेंसस पर? आपको भी लगता है क्या कि बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर चली जाती है जैसे जाति जनगणना का मुद्दा है? नहीं अंजना जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और मैं अपनी बात को आपसे ऐसे रखना चाहूँगा, क्योंकि उससे पहले भी ये मैं पिछले काफ़ी समय से आपकी डिबेट सुन रहा हूँ और इस पर अखबारों में भी पढ़ने को मिल रहा है। मैंने ऐसा कहीं कोई स्टेटमेंट एनडीए सरकार का नहीं देखा जहाँ ये कहा गया हो कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आज ये है कि इस देश के अंदर हम जातिगत कितने बंटवारे करना चाहते हैं। अगर जनगणना होनी ही है तो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की होनी चाहिए। समाज के हर उस वर्ग की गणना होनी चाहिए जो मुख्य धारा में पीछे है। हाँ। कि आप इस बात पर गणना करना चाहते हैं कि ये जाति का है, ये इस जाति का है, ये तो बहुत पहले से अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश हुकूमत से जब सत्ता स्थानांतरित हुई तो उन्होंने एक जेनेटिकली ये भी पाया कि डिवाइड एंड रूल। आज भी, मतलब आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी यदि हम उसी बांटो और राज करो वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं, अरे शर्म आनी चाहिए कि हम इतना समय तरक्की करके कहाँ पहुंच गए हैं। इस समय देश के अंदर जो सरकार चल रही है, आप ये देखिए कि उन्हें एहसास है इस बात का कि मुल्क को हमें कहाँ ले जाना है। अगर आप स्किल इंडिया के कॉन्सेप्ट को समझें तो आपको समझ में आएगा कि यदि हिंदुस्तान के अंदर सारा 100% आरक्षण दे दिया जाए सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को, तो भी 1.5% से ज्यादा सरकारी नौकरियां नहीं निकलती हैं। बेरोजगारों की स्थितियों में और सरकारी नौकरियों की स्थिति में अगर आप अनुपात लगाएंगे तो आपको एहसास होगा
कि आप कितनी गलत तार्किक बात कर रहे हैं, और वो बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इस देश में अभी भी लोगों को इतने सारे चीजों का तार्किक रूप से ज्ञान न होने के कारण ये उनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर जातिगत सिर्फ एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं, और ये अल्टीमेटली इस मुल्क को कहां ले जाएगी कि कल हम अपनी जाति के लोगों को वोट देंगे, यादव यादव को वोट देगा, ब्राह्मण ब्राह्मण को वोट देगा, ठाकुर ठाकुर को वोट देगा, तो क्या हम इंडिया को कितने सारे टुकड़ों में बांटना चाहते हैं? होना ये चाहिए मेरे हिसाब से सामाजिक और आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं। यूपी की पॉलिटिक्स को कोई समझेगा, यूपी बिहार कई जगहों पर ऐसा है, जाति सबसे बड़ा फैक्टर बनता है। बीजेपी उसके खिलाफ काम करती है कि हमें इसको बंद करना है, खत्म करना है, हिंदुओं को एक तरफ करना है। वो जाति कार्ड खेलते हैं, उनको फायदा होता है इससे। ये बात किसी से छिपी नहीं हुई। कास्ट सेंसस को इतना बड़ा मुद्दा इस बार बनाया गया उनकी तरफ से, और अगर आप देखते हो साफ नतीजे बता रहे हैं कि सिर्फ एक प्योर जाटव को अगर आप छोड़ दें, उत्तर प्रदेश में भी 2024 लोकसभा के नतीजे और 19 से अगर आप तुलना करें तो तमाम जगहों पर मैसिव वोट डिक्लाइन हुआ है। खास तौर पर दलित वोट बैंक शिफ्ट होने की वजह से बीजेपी को इतनी सीटों का खामियाजा भुगतना पड़ा है, और ये साफ इशारा कर रहा है। आप अंतर देखिए, ये डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। जरा पठान साहब को अब दिखाइए, बहुत देर से पठान साहब भी हमारे साथ। इनसे तो योगी जी पर ही एक्शन लेना चाहिए। योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को एक साथ एकजुट होकर रहना होगा, तभी नेक रहेंगे। अच्छी बात है वारिस जी। देखिए अंजना जी, डिबेट की शुरुआत में आपने सबसे पहला प्रश्न सुधांशु त्रिवेदी को ये कहा था कि योगी ने जो कहा बटेंगे तो कटेंगे, उसके बारे में आपको क्या कहना है? मगर सुधांशु त्रिवेदी भी समझ गए कि योगी जी को अनाप शनाप बकवास करने की आदत है, इसलिए उन्होंने भी उसके ऊपर जरा भी एक भी टिप्पणी भी नहीं दी, ना उन्होंने कुछ कहा, क्योंकि उनको पता है कि एक शर्मनाक बात है संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने और इस तरह से कटेंगे कटेंगे क्या अल्फाज इस्तेमाल करना संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक है। उन्होंने बांग्लादेश से जोड़ा। आज वारिस साहब क्या हुआ, ठीक से सुने नहीं? बांग्लादेश से जोड़ा और सही ठहरा दिया है योगी जी को। हाँ सही ठहरा। बांग्लादेश के लिए तो सुधांशु जी हमने कहा ना कि वहाँ का गुस्सा हिंदुस्तान के मुसलमानों पे क्यों निकाल रहे हो? हमने तो जो बांग्लादेश पे हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है उसके खिलाफ बिल्कुल आवाज उठाई। हमने तो कंडेमनेशन किया, खंडन किया कि नहीं होना चाहिए। मोदी जी को खामोश बैठे, अगर आपको इतनी फिक्र है अटैक करो बांग्लादेश पे। तमाम जो हमारे हिंदू भाई वहाँ है तकलीफ है, उनको लेके आ जाओ। हिंदुस्तान में क्यों नहीं लाते आप लोग? किसने रोका आप लोग को? लेकिन इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके बस मुसलमानों के प्रति आप लोगों को अपना क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी बोलते हैं, अटैक कर दो, क्या होता है? क्यों नहीं लेके आते हैं लोग? नहीं, इनको अगर इतना फिक्र, इनको जरा भी फिक्र नहीं। अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनको कोई फिक्र नहीं है बांग्लादेश के हिंदुओं की भी। अगर हिंदुओं की फिक्र होती तो कब से लेके आ जाते, क्यों नहीं लाते सुधांशु जी? वो उसका गुस्सा है कि मुसलमानों पे उतारोगे, घर पे बुलडोजर चला दोगे, बिना नोटिस दिए उड़ा दोगे, मॉब लिंचिंग कर दोगे। अरे क्या करना चाहते हो आप लोग देश में? हमारी वक्फ की जमीन खा जाओगे। अरे बांग्लादेशी का जो गुस्सा है बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वहाँ जो मेजोरिटी सरकार है उसका दायित्व बनता है कि उसकी हिफाजत करे। हमको भी फिक्र है, हम भी चाहते हैं कि वहाँ पे वायलेंस ना हो। लेकिन आप लोग ने क्या किया उसके लिए? शेख हसीना को तो इलेक्शन में आपने सपोर्ट किया। अब शेख हसीना जी हमारे यहाँ पर है, वहाँ वाले लोग बोल रहे हैं कि हमारे को वापिस दो। क्या करेंगे? फॉरेन पॉलिसी क्या लाएंगे सुधांशु जी? किस तरह के अनाप शनाप बकवास करेंगे? ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी देके कभी डराएंगे, फिर बुलडोजर वाली बात करके डराएंगे। बटेंगे तो कटेंगे, कैसा कटेंगे जरा बताओ? अंजना जी ने उसका एक नया निकाला, घटेंगे। बटेंगे तो घटेंगे, क्योंकि आप लोग को डर लग रहा है ना। यू टर्न सरकार, अभी अगर कास्ट सेंसस आ गया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपके जो सहयोगी दल है, चिराग पासवान, अजीत दादा, सब तो बोल रहे कि होना चाहिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी को किस बात से सुधांशु जी जवाब दीजिए, आएगी ना? कैसे कटेंगे वो पूछ रहे हैं। क्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, फिर क्या करेंगे आप उसका? अरे सुधांशु जी, यू टर्न मारना है पहले मार लो, क्योंकि आपको मारना जरूरी है। अब तो आपके सहयोगी दल भी चले गए और दो जो बैसाखी के ऊपर आप खड़े हैं, कभी वो खसक गए तो सरकार भी चले जाएगी। फटाफट कराओ। क्यों नहीं कराना चाहते हो? पब्लिक को पता तो चले किसके पास क्या। हमने तो कहा है कि जो 50% का कैप है वो भी हटा दो। चिदम्बरम जी का जब वो था रिपोर्ट, वो भी सार्वजनिक करो। सब लॉ पब्लिक के सामने मालूम होना चाहिए कास्ट सेंसस में क्या हुआ है, क्यों करना चाहते हैं, क्या उससे फायदा है लोगों को। लेकिन आपको डर है आपकी नैया डूबेगी। कास्ट सेंसस में आपकी नैया डूबेगी, क्योंकि वो अपर कास्ट लोअर कास्ट, देश की जो आधी से ज्यादा संपत्ति 70% तो आपके अपर कास्ट के पास है। मोदी के कैबिनेट के अंदर देखो तो कौन है सबसे ज्यादा मंत्री? अपर कास्ट के मंत्री है सुधांशु जी। आप अपने आप को देखो ना पठान क्या करेंगे आप लोग? आप अपने आप को देखो, इस पैनल को देखो, कहाँ देखो। रहेंगे क्या करे हो, कोई कुछ या खफा। हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा। हम तो सवाल करते हैं सरकार से, यहाँ पे सुधांशु जी कास्ट सेंसस क्यों नहीं? योगी जी पर जवाब दीजिए। ठीक है,
कैसे कटेंगे सुधांशु जी? हाँ, मैं जवाब दे रहा। देखिए, वारिस पठान साहब ने जो बोला, मैं इनसे काफी हद तक सहमत हूं, क्योंकि इन्होंने तो बहुत साफ कहा कि जब जातिगत जनगणना की बात आएगी मुस्लिम डिवाइड नहीं होगा। आज आप देख लीजिए, आज तक मैं उत्तर से दक्षिण तक कहता हूं, ये वो पार्टी ना जो फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन बोले थे। मुस्लिमों को फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना है, हमास तक जोड़ के रखना है, और हिंदुओं से कहना बांग्लादेश तो छोड़ो, अपने देश में भी तुम जात पात में बटे रखना है। बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, बांग्लादेश पे हिंदू वर्ड नहीं है और बहुत सामान्य है, रेस्टोर पीस एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। और हमास पे देखिए इनका ट्वीट कितना लंबा है, अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा, वगैरह वगैरह। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव है हमास और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। बांग्लादेश पे कोई जवाब नहीं है, चुप्पी है। इसलिए बहुत साफ है, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। इसमें कहीं किसी प्रकार की दो राय नहीं है। एक को फिलिस्तीन और हमास तक जोड़ के रखना है, दूसरे को। और मैं एक और बात कह दूं, मगर अंजना जी, ये रियल में जो देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं, जब हकीकत सामने आएगी तो बिल्कुल जार चीज हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 में जब कांग्रेस की आखिरी सरकार रिजाइन की है, मई 2014 में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे, अखिलेश जी बता के जाएंगे। मेरी जानकारी में एक वीरप्पा मोइली के अलावा कोई नहीं था। राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने एसटी ओबीसी है? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो सुपर कैबिनेट थी, बता दीजिए। अभी जो आपके मुख्यमंत्री हैं उसमें सिद्धारमैया साहब को छोड़ दीजिए। सुनिए अंजना जी, इन्होंने पिछले अपने बारी में सुधांशु जी ने हमारे राहुल गांधी जी के परिवार पे प्रथम परिवार कह के कहा कि उनके अलावा कोई नहीं बनता। भैया 3 बार कांग्रेस की सरकार बनी, जरा दुरुस्त कर लें अपने दिमाग को। अखिलेश जी थोड़ा तेज गति से, टाइम कम हो गया है। 3 बार बनी। हाँ सुनिए, टाइम कम है लेकिन सुन तो लीजिए। 3 बार बनी। एक बार तो सोनिया जी को प्रधानमंत्री की शपथ लेने की चिट्ठी भी देके बुलाई गई, लेकिन उन्होंने वो पद दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट अरे चिट्ठी नहीं दी गई भाई, सरासर झूठ है। आपके यहाँ क्या चिट्ठी नहीं दी गई, जिसके जो है अरे सुनिए, छोड़िए बिलाप करते रहिए आप बिलाप। वक्त हमें इतने की इजाजत देते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए।